Hello children, Chauve sir is before you. It is my fourth lecture on History Chapter 1, Nationalism in Europe. I would like to focus subtopic, what did liberal nationalism stand for? Likes national unity in early 19th century Europe were closely allied to the dialogue of liberalism. The term liberalism derived from the Latin root liber, meaning free, for the new middle classes. Liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. So, what did liberal nationalism stand for? It stands for the new middle classes, freedom for the individual, व्यक्तिगत लोगों की आज़ादी और हर एक व्यक्ति कानून के सामने उसकी इक्वलिटी हो, तो लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर दिस वन. अब हियर equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. Suffrage means the right to vote. तो इस तरीके से सभी कानून के सामने सभी इक्वल हों, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हर एक को वोटिंग राइट भी मिले. यू विल रिकॉल इन रिवोल्यूशनरी France, which marked the first political experiment in the liberal democracy. The right to vote and to get elected was granted exclusively, especially to property owning men. Men without property and all women were excluded from political right. Only for a brief period under the Jacobin did all adults enjoy suffrage. मतलब कि राइट टू वोट सबको नहीं दिया गया. राइट टू वोट केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जो प्रॉपर्टी ओन थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी उनको राइट टू वोट भी था एंड राइट टू गेट इलेक्टेड आल्सो. उनको चुनाव में स्टैंड करते या कॉन्टेस्ट करते इलेक्शन को और चुनाव मतलब लड़ सकते थे और चुने जा सकते थे. लेकिन प्रोवाइडेड दैट बशर्ते कि उनके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो. यहाँ तक कि महिलाओं को जो वुमेन थी उनको भी एक तरह से वायलेटेड फ्रॉम सफरेज, वोटिंग राइट से वंचित किया गया था और उनको एक तरह से अनएडल्ट कहा गया, अवयस्क कहा गया और वे महिलाएं केवल अपने हस्बैंड के अधीन थी या अपने फादर के अधीन थी, लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था. तो ये दिस इज द सिचुएशन इन द यूरोप ड्यूरिंग लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी. Now move forward and the next situation in the field of economy. Liberalism stood for the freedom of market. मार्केट के फ्रीडम पर ये जोर देते थे लिबरलिज्म उदारवादी लोग. एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड restrictions on the movement of goods and capital. तो ये उदारवादी
पीपल एक तरह से विरोध करते थे कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द जो गुड्स एंड कैपिटल का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे, तो उससे वो मुक्ति चाहते थे। कौन लोग? यानी लिबरल पीपल। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। और जब मिडिल वर्ग के लोग आए, इन लोगों ने बहुत ही स्ट्रांग डिमांड रखी इसको बंद करने के लिए। अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विथ एग्जाम्पल। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो हम एक जर्मन स्पीकिंग रीजन का उदाहरण लें जहाँ नेपोलियंस administrative measures had created out of countless small situation a confederation of 39 states। यानी नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक महासंघ बना दिया था। ईच ऑफ these possessed its own territory and weights and measures। इन 39 महासंघों का कॉन्फेडरेशन का अपनी करेंसी थी, वेट के मेजरमेंट डिफरेंट थे। मर्चेंट ट्रैवलिंग 1833 फ्रॉम हैब्सबर्ग टू Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. Duties were often levied according to the weight और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। तो 39 स्टेट्स थे और उन सब में अगर कोई व्यक्ति अपना गुड्स हैंसबर्ग से लेके नर्मबर्ग तक जाता था तो उसे कम से कम 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना होता था। हर बैरियर पर, यानी हर स्टेट के जो ये बैरियर थे उनमें उनको डिफरेंट कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी और इट वाज नियर अबाउट 5% ऑफ ईच वन ऑफ देम। हर एक को 5% जहाँ जहाँ से वो गुजरता इस 11 कस्टम बैरियर पर उनको पेमेंट करना पड़ता था, जिससे कि इट क्रिएट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द ट्रेडर्स और मर्चेंट। As each region had its own system of weight and measures, this involved time-consuming calculation। डिफरेंट मेजरमेंट थे, डिफरेंट उनकी कस्टम ड्यूटी थी, तो इससे वेट के अनुसार और गुड्स के आकार के अनुसार उनमें डिफरेंट चीज़ें वो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। अब इसको एक और उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि एक एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, यानी एक एल इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ। तो मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। तो फ्रैंकफर्ट में इसकी जो मेजरमेंट होती थी कपड़े की वो 54.7 सेंटीमीटर, और यही सेम कपड़ा मेंज में
55.1 सेंटीमीटर और न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, इन फ्रीबर्ग में 53.7 सेंटीमीटर। इन डिफरेंट एक सेम कपड़े का के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, कहीं पर कम भी कपड़े पर मेजरमेंट में और कहीं अधिक पर, तो ये बहुत ही एक एक बाधा थी, एक प्रॉब्लम था मर्चेंट के लिए। Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and grown by the new commercial classes who agreed for the creation of uniform economic territory customs, allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो पीपल एंड कैपिटल को बिना बाधा के मूवमेंट की मांग करने लगे ये मर्चेंट ट्रेडर। इन 1834 में कस्टम यूनियन वाज फॉर्म। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि कस्टम यूनियन को फॉर्म किया गया और एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रसा एंड ज्वाइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। प्रसा में ये कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड एक यूरेवियन बनाया गया और इसमें मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट शामिल हुए। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। इस तरीके से इस संघ ने एक तरह से जो 30 से भी अधिक करेंसीज प्रचलन में थी उसको 30 की जगह 2 कर दिया गया। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट और नेशनल यूनिफिकेशन। तो इस तरीके से एक नेशनल यूनिफिकेशन हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।